तो बहुत सारे लोग जो युद्ध में मारे जाते थे उसका कारण कि वो सेप्टिक इन्फेक्शन जो हो जाता था उसकी वजह से मर जाते चलती थी। कितनी किडनैपिंग होती थी, राजनीतिक कितने जो बूथ थे वो लूटे जाते थे। उनके प्रति बहुत मजबूत है कि महिलाएं कुछ गलत ना हो जाए उनके साथ में, उनके साथ अन्याय ना हो जाए। लेकिन कुछ महिलाएं गलत भी तो है मुट्ठी भर। संभव नहीं है कि सड़क बने ही ना और उसके पैसे किसी को मिल जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धीरेन्द्र दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदृष्टि के प्रोग्राम ये हम कहां जा रहे हैं बात दिल की। आज हमारे साथ में है बरेली के बिथरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राघवेंद्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप ही के जीवन के बारे में जानना चाहता हूं कि आपने कहां से अपनी स्कूलिंग करी और कैसे आप वो रहा, तो अपना जीवन परिचय जो कहें। ये जो मेरा जन्म हुआ, एक बिलसी कस्बा है, उसके पास में एक दोधोनी गांव है, वहाँ पे और मेरी प्राथमिक शिक्षा उसी गांव में हुई। उस गांव के बाद में मेरे पिताजी राजस्थान में सरकारी टीचर थे, अध्यापक थे। वहाँ से रिटायर होकर अभी तो यूपी में आ गए। तो मैं फिर जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता रहा, तो राजस्थान में मैं बांसवाड़ा पढ़ा, उसके बाद में एक कामा टाउन है वहाँ पढ़ा, और कामा के बाद में मैं फिर यूपी में आ गया। वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया था। यहाँ से 11वीं-12वीं यहाँ बिसौली में मदन लाल इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने साइंस साइड सीखी। तो सर गवर्नमेंट स्कूल है सर? मदन लाल इंटर कॉलेज गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, और वहाँ हॉस्टल था, तो वहाँ हॉस्टल में मैं रहता था। 11वीं-12वीं वहाँ से किया, और उसके बाद में मैं बरेली कॉलेज में आ गया। बरेली कॉलेज से मैं यहाँ से ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हो गया, तो मैं KGMC में गया। वहाँ से फिर मैंने MBBS का कोर्स किया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, ये जो डॉक्टर पेशे में आए, ये माता पिता की तरफ ने दबाव डाला या आप अपने आप स्वेच्छा से आए हैं इसमें? देखिए, ऐसा दबाव तो नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसके लिए प्रयास किया, और माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से डॉक्टर बन गए। आपकी भी इच्छा थी डॉक्टर बनने की? हाँ, नहीं, निश्चित इच्छा थी। माता पिता का जैसा भाव बनता है बचपन से, मुझे लगता है, तो सभी बच्चों का उसी हिसाब से। तो आपकी शुरुआत से इच्छा वैसे किसी और क्षेत्र में थी? नहीं, देखिए, आपको एक बात बताएं, हम सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गांव से आते हैं, उनके बहुत सपने होते नहीं हैं। जो रास्ता ठीक से मिलता चला जाता है, वही रास्ता सपना बन जाता है। तो आपका सपना ही डॉक्टर बनने का था। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे वैसे मैडम इस समय नहीं है, मैं वैसे ये जानना चाह रहा, नॉर्मली एक चीज ये देखी गई है कि डॉक्टर के साथ में पत्नी जो है वो डॉक्टर होती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, कारण क्या है कि जो चिकित्सा का हमारा कार्य है, वो बहुत दूसरे लोगों के कार्य से बहुत भिन्न है। एक तो हम बिल्कुल फिक्स छुट्टी नहीं ले सकते, दूसरा कोई समय नहीं होता, और शायद ही कोई रात ऐसी जाती हो जब डॉक्टर को रात में फोन ना आती हो। उन परिस्थितियों में यदि पत्नी डॉक्टर होती है तो इन सब चीज़ों को समझ पाती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसके लिए तैयार रहती है। और ज़्यादातर लोग साथ साथ पढ़ते रहते हैं, तो उन्हीं में, क्योंकि प्रोफेशनल दृष्टि से भी एक ही रास्ता चुनना पड़ता है। जैसे एक अस्पताल बना लिया, दोनों लोगों ने काम कर लिया, तो ये कंफर्टेबल भी रहता है, अच्छा भी रहता है। अच्छा, एक चीज अब मैं से जो हमारा थीम ही है कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, अगर मैं डॉक्टर पेशे से बात करूं, एज ए डॉक्टर बात करूं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखिए, यदि हम डॉक्टर की बात करते हैं तो अलग अलग प्रारूप हैं, अलग अलग भाव हैं उसके देखने के। यदि हम डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, तो चिकित्सा जो पहले थी और आज की चिकित्सा है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि नित्य नई खोज हो रही है। जब एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज नहीं होती, तो बहुत सारे लोग जो युद्ध में मारे जाते थे, उसका कारण कि वो सेप्टिक इन्फेक्शन जो हो जाता था, उसकी वजह से मर जाते। तो जब पेनिसिलिन की खोज हुई, तो एक तरीके से बिल्कुल मिरेकल जैसा हो गया। लोगों की मृत्यु सेप्टिक से होना बंद हो गई।
उससे पहले हम जो लोग इलाज करते थे वो ज़्यादातर ऐसी दवाइयाँ थी जो बैक्टीरिया को मारती नहीं थी। बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो रोक देती थी, लेकिन बैक्टीरिया को मारने वाली दवाएं नहीं थी। तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। ऑपरेशन करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी बेचारा व्यक्ति ऑपरेशन कराने गया अपनी जान बचाने की और उसको इन्फेक्शन हो गया तो उसकी जान चली। तो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खोज हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और आज आप देख ही रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में यदि हम लेते हैं, पहले यदि मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक्स की बात करता हूँ, तो पहले जब पेशेंट का पैर टूट जाता था तो शुरुआती दिनों में क्या होता था कि बांस की खपच्चियाँ बांधी, मरीज लेटा रहा, टेढ़ा मेढ़ा जैसा जुड़ गया, तो उसमें आधे से ज़्यादा लोगों की हड्डियाँ नहीं जुड़ पाती थी और वो लंगड़ा के किसी तरीके से अपने आप का काम करते। उसके बाद प्लास्टर की खोज हुई, थोड़ा बेहतर रिजल्ट्स आने शुरू हुए। लेकिन उसके बाद में जब से सर्जरी होने लगी तो शायद ही कोई ऐसा फ्रैक्चर है जो ना ठीक हो पाता हो। शायद ही कोई ऐसा फ्रैक्चर है ना ठीक हो। कभी कभी ये तक स्थितियां हैं कि आर्टिफिशियल पूरा जॉइंट का जॉइंट पूरा बदल देते हैं, यदि टूटने से खराब हो जाए या वैसे भी खराब हो जाए। आप देखते ही होंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स बदले जा रहे हैं, एल्बो रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं, शोल्डर रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं। कभी कभी ट्यूमर में ऐसा होता है कि बड़ा बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है, तो आर्टिफिशियल वो हिस्सा बना के डाल दिया जाता है। तो कितना परिवर्तन है। पहले लोग बिस्तर पे 6-6 महीने लेटा करते थे, आज पेशेंट का ऑपरेशन होता है 10 दिन में चलने लग जाता है। तो बहुत अंतर है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो ये नया जो एलोपैथी पद्धति आई है, ये जो चल रही है, इसने ग्रोथ किया है, लेकिन इस एलोपैथी पद्धति ने कहीं ना कहीं, अगर मैं देखूं, जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है उसका हनन किया है, क्या आपको लगता है? देखिए, मैं बहुत बार ये चिंतन करता हूँ और सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी ही चीजों को चुरा के एलोपैथी बन गई। एग्जैक्टली। यदि हम फादर ऑफ सर्जरी की बात करें तो वो सुश्रुत है। उन्होंने उस समय कैटरेक्ट की सर्जरी करी, उस समय सिजेरियन किया। अंतर इतना था, भारत में अंग्रेजों का शासन था, मुगल शासक रहे, हमारी ही चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया और उसको मॉडर्न साइंस कहते हैं। और हम लोग, हमारी सरकारें, पूर्ववर्ती सरकारें नहीं, उसको ठीक से अपना प्रभाव ना डाल पाएं और अपना ना कह पाएं। क्योंकि देखिए, डेवलपमेंट तो एक किसी भी चीज़ का बदलाव एक हिस्सा है। आयुर्वेद में यदि किसी चीज़ को सिलने के लिए काम आती थी तो आज तो वो काम नहीं आ सकती। और यदि कोई भी मॉडर्न साइंस के व्यक्ति या हम कहें कि नहीं, अब तो ये उसको जो आयुर्वेद में होता है वो यूज करना चाहिए, जो छाछ सूत्र था उससे ही सिलना चाहिए। लेकिन समय बदल रहा है ना, तो डेवलपमेंट का हिस्सा तो सभी को होना है। बिल्कुल। इसलिए आयुर्वेद का एक तरीके से जो नाम मिलना चाहिए था आयुर्वेद को, वो नहीं मिल पाया। दूसरा, बौद्ध काल जब भारत में आया तो अहिंसा के नाम पर किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स बंद हो गए। अहिंसा के नाम पर किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स बंद हो गए। और जब तक एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे तब तक साइंस आगे कैसे उसको आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये हमारे मेडिकल साइंस के लिए जो समय था वो बहुत सेटबैक था। क्योंकि जब भी जितने भी अध्ययन हुए, चूहे पे हुए, खरगोश पे हुए, उन्हीं से जब उनके ऊपर प्रूव हो जाता था, उसके बाद मनुष्य के ऊपर उसका काम किया। तो उससे थोड़ा सा नुकसान हुआ। भगवान बुद्ध ने तो अहिंसा को क्या प्रेजेंट किया होगा, क्या उनका मन रहा होगा, क्योंकि वो तो मानव में शांति का प्रसार करना चाहते थे। ऐसी हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे जिससे किसी को परेशानी हो। बिल्कुल। लेकिन उसका सामंजस्य ठीक से नहीं बन पाया। शायद यही कारण था, लोग शायद उसको ना समझ पाए। एक चीज और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अंग्रेजों के टाइम पे हमारे गुरुकुलों की संख्या भी बहुत ही हुआ करती थी, करीब 7 लाख के आसपास जनसंख्या वो थे, गुरुकुल थे अपने। उस समय अपने देश में रेनोप्लास्टी पूरी तरीके से संभव हुआ करती थी, ये कहीं मैंने पढ़ा है। नहीं, ठीक पढ़ा है। तो ये था पहले? हाँ, बिल्कुल ठीक था। सर्जरी तो मैं बताता रहा हूँ, पूरी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी सिखाने वाले, केवल साधारण सर्जरी की बात नहीं, जो आपने कहा रेनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी के भी फादर सुश्रुत हैं।
वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्किन ग्राफ्टिंग की, जिन्होंने राइनोप्लास्टी की, उस समय की बात है। तो निश्चित ही भारत का एक समय जो युग रहा होगा वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और है, जैसे मैं अभी 30 साल पहले की बात करूं, 30 साल पहले तक भी मैं देख रहा था कि लोग नब्ज देखा करते थे और काफी ट्रीटमेंट जो है वो देख के, यानी कि जो हकीम और वैद्य जो आप जानते, वो केवल देख के ही और या नब्ज देख के बता देते थे कि दिक्कत क्या है। आज वो चीज बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। देखिए, सब चीज क्या होता है, आवश्यकता जो है वो सिखाती है। अब आप तो आयुर्वेद की और उसकी बात करते हैं, मैं आपको मॉडर्न साइंस की बात बताता हूँ। जब हम लोग पढ़ते थे तो हार्ट की बीमारियों के लिए इकोकार्डियोग्राफी होता था, आज भी होता है, और उससे जांच करके लोग बताया करते थे, या केवल जो स्टेथो आता था उससे सुन लेते थे, हार्ट बीट्स को सुन के बताते थे कि क्या हार्ट में बीमारी हो सकती है। लेकिन इससे जो जजमेंट होता था उसमें गलतियां बहुत होती थी। यदि किसी ने सोचा कि इसमें ये बीमारी है, ठीक है, 100 में से 70 वो ठीक बताते थे, लेकिन 30 वो गलत निकलती थी। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी आया मॉडर्न साइंस में। तो अब स्टेथोस्कोप से सुनकर किसी ने कोई बता दिया है कि बीमारी, तो उसको नहीं मानते, इकोकार्डियोग्राफी। और नसों की ब्लॉक होने की आइडिया लग जाता है इकोकार्डियोग्राफी से कि हार्ट में क्या, लेकिन अब सीधे सीधे एंजियोग्राफी करते हो, देखते हैं क्या दिख रहा है, तब उसको मानते। तो ये डेवलपमेंट का पार्ट है। जब कुछ नहीं था तो नब्ज ही थी, नब्ज से निश्चित ही मालूम पड़ता है कि भाई पल्स बढ़ गई है। मॉडर्न साइंस में भी ऐसा है, बिल्कुल, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। और जो क्योंकि नहीं थी उस समय कोई भी, तो हमारे जो वैद्य लोग रहे होंगे उसमें और भी उस तरीके की जानकारियाँ रखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशंस होने लग गए, डेफिनेट हो गए, प्रूव हो गए, क्योंकि मरीज भी ये चाहता है कि क्यों आपने कहा साहब हमको टाइफाइड है, क्यों आपने कहा हमको मलेरिया है। तो वो जांच जब साथ में होती है तो एक डेफिनेट एविडेंस के साथ में इलाज होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टरी पेशे को क्या मानते हैं, एक पेशा मानते हैं या समाज सेवा मानते हैं, या सेवा मानते हैं? देखिए, मैं आपको तो कि मैं एक ऐसे ही हमारे यहाँ जब मैं पढ़ता था तो किसी बच्चे ने, जो स्टूडेंट ने किसी से कुछ पैसे ले लिए या कुछ ऐसा विषय आया था, एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो हमारे टीचर ने कहा यदि केवल पैसा ही कमाना है तो आपको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। और यदि सेवा करना चाहते हैं तभी डॉक्टर बनना। तो चिकित्सा कभी व्यवसाय की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। अब आज की परिस्थितियां समझ लीजिए, चाहे हम मरीज की दृष्टि से देखें या डॉक्टर की दृष्टि से देखें, क्योंकि हर चीज कोर्ट में जाने लग गई है। आपसी संबंधों का निश्चित ही हास हुआ है, चाहे डॉक्टर की दृष्टि से देखेंगे चाहे मरीज की दृष्टि से। कई बार मरीज अपना, डॉक्टर जो होता है वो अपना अच्छे से अच्छा करता है, और डॉक्टर सबको तो नहीं बचा सकता, अब मनुष्य है। कोर्ट में जब वो जाता है, उसको कहता है कि भाई कोई शिकायत कर देता है इसकी गलती, तो जिस जांच की जरूरत नहीं भी होती, क्योंकि जज साहब जब पूछते हैं तो एविडेंस के हिसाब से पूछते हैं, तो ये एविडेंस की वजह से भी कराना बहुत सारी जांचें शायद इसलिए होती हैं कि कोई किसी ने केस कर दिया कि भाई आपको तो कैसे पता आपको। कभी कभी ऐसी खराब बीमारी होती है कि छोटा है, दिख रहा है कि कैंसर है, ऐसा है, और उससे कह दिया दी ठीक है कैंसर है आपको, लेकिन आपने लिख के दे दिया कैंसर है बिना उसके, तो आपको वो कोर्ट में घसीट सकता है। अच्छा, यानी ये लोगों की वजह से ही, कई लोगों की गलतियों की वजह से डॉक्टरों को जानबूझ के ऐसा करना। चिकित्सा बहुत महंगी होती जा रही है, चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है, और ये उसका कारण यही है। कभी कभी जैसे मलेरिया है, बहुत कॉमन है, और उसको लग रहा है, पता चल जाता है। मलेरिया की जांच खैर बहुत सस्ती है। यूरिन में इन्फेक्शन है, किसी को बर्निंग मिक्चुरेशन हो, आप उसका जांच कराइए, कल्चर कराइए, सब एविडेंस होना चाहिए। नहीं तो वैसे ही पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है हाई ग्रेड फीवर के साथ में आया, बर्निंग मिक्चुरेशन है, या कभी हमने देखा कोई एल्बो डिस्लोकेशन है, हमको पता ही है कि एल्बो डिस्लोकेशन है,
लेकिन उसका एक्सरे कराना मैंडेटरी है, कराना चाहिए भी, लेकिन बिना उसके आप इमरजेंसी में भी नाम मत करिए। अच्छा। नहीं तो वो आपके पास पड़ जाएगा, आपने क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, तो उसका क्या जवाब दें। और एक बार डिसलोकेशन सपोज ठीक हो गया तो फिर एविडेंस नहीं रहेगा कि ये हटा हुआ था, फिर वो ये कह दे कि साहब इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये मेन दिक्कत जो है वो तो जो बॉन्डिंग पहले हुआ करती थी, वो बॉन्डिंग्स में निश्चित ही थोड़ा सा ब्रीच हुआ है, और उसी वजह से जांचों का दायरा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, अब मैं थोड़ा सा आपकी निजी जिंदगी के ऊपर थोड़ा सा जाता हूँ। पहला चीज तो ये आती है कि अब आप विधायक की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। डॉक्टरी पेशा वैसे ही अगर कहूँ तो पूरा समय इसमें लग जाता है। या परिवार के लिए आप कितना समय दे पाते हैं? देखिए, एक बड़े व्यक्ति ने ऐसा कहा कि अपने घर वालों का पेट भर रहा है तो 8 घंटे काफी हैं, और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम 16 घंटे तो चाहिए। अब बात है, यदि केवल मुझे अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना है तो 8 घंटे काफी है, लेकिन उससे आगे यदि समाज के बारे में कुछ करना चाहते हैं, और राजनीति की दृष्टिकोण से भी मैं आपको तो मैं हमेशा से ही सोचता था, भारत की जो भारत की जो व्यवस्थाएं हैं कि जो ब्रह्मचर्य था, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ आश्रम था, संन्यास आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ठीक थी। जो मेरी आयु थी ब्रह्मचर्य की, उसमें पढ़ाई की, जो आयु थी गृहस्थ की, उसको ठीक से निभाया। अब मैं 52 ईयर्स का हूँ, अब मेरी जो आयु है वो वानप्रस्थ के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की है, तो उसी हिसाब से समाज के लिए समय देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आप गंभीर नॉर्मली रहते हैं जी, क्या निजी जिंदगी में भी ऐसे ही गंभीर रहते हैं या थोड़ा बहुत? मैं ऐसा जैसा वातावरण होता है, यदि कहीं कॉमेडी होगी तो हंसूंगा, और कहीं जहाँ गंभीर रहना चाहिए वहाँ गंभीर रहने का प्रयास करते हैं। जैसा साधारण लोग होते हैं वैसा मैं भी हूँ, दोस्तों के बीच में, बच्चों के साथ में हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। अच्छा, घर परिवार में जैसे कभी कभार, जैसे हम लोगों का होता है, कभी कभार घर में खुश करने के लिए, बच्चों के लिए या परिवार के लिए कभी कभार खुद खाना बनाते हैं, या कभी चाय बना दी, क्योंकि कभी कभार नाराजगी सबकी होती है, वो नाराजगी आपके यहाँ भी होती होगी, तो क्या आप भी कभी कभार कुछ ऐसा करते हैं कि कभी खाना बनाया? देखिए, मैं खाना तो मुझे नहीं बनाया, लेकिन हाँ कभी कभी मैंने चाय बनाई है। चाय बना के देते रहते हैं? चाय बना के, और बेटियां कई बार वो कह देती हैं। मदर्स डे था अभी, तो बेटी बोली कि नहीं आपको चाय बनानी है मॉर्निंग टी में। ठीक है, हम बनाते हैं। तो यानी कि बच्चों की फरमाइश पे कभी कभार हो जाता है। करना ही पड़ेगा, घर में रहना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा राजनीतिक उस पर थोड़ा सा आता हूँ। आप आरएसएस से भी काफी लंबे समय तक जुड़े रहे, उसके पीछे जुड़ने का कारण क्या था? क्योंकि आप डॉक्टरी पेशे में थे, डॉक्टरी पेशे से तभी आप जुड़ गए थे आरएसएस से, या उससे पहले से जुड़े हुए? देखिए, बचपन में तो जुड़ाव का आरएसएस से कारण क्या था? खेलना। जब संघ की शाखाओं में जाते थे तो वहां पे खेलने की व्यवस्था हुआ करती थी, साथ के साथी मिल जाते थे। हमारे स्कूल में शाखा लगती थी, कामा एग्जीक्यूटिव, जब मैं 5th 6th में पढ़ता हूँ। तो 6 से 10 तक शाखा इसलिए गए क्योंकि हमारे दोस्त सब जाते थे, खेलते कूदते थे, और प्रारब्ध कह सकते हैं, ईश्वर की कृपा से कह सकते हैं कि धीमे धीमे फिर वहाँ पे जो सीखते गए, कैसे करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बड़ों से बोलना। फिर मेडिकल कॉलेज में आ गए। मेडिकल कॉलेज में भी कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो वैसा नेचर बन गया, कहीं ना कहीं जुड़े रहे। फिर बरेली में आ गए, बरेली में भी उसी तरीके के साथी मिल गए। तो ऐसे ही जुड़ाव बनता चला गया, किसी ध्येय के साथ नहीं था, लेकिन अच्छा लगता था कहीं ना कहीं सोशल सर्विसेज में जाना, कुछ करना। अच्छा, एक चीज और, ये जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अचानक में आपका नाम सामने आया था, तो आपने पहले से कभी प्लान किया था कि मैं भी विधायकी या फिर
लड़ूंगा या फिर आगे राजनीति में आऊंगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ईश्वर पे बहुत भरोसा करता हूं और मैं मानता हूं कि ईश्वर जो तय करता है रास्ता, उस पर आपको जाना ही होगा। और ये एक जीवन का तो खेल है नहीं, लाखों वर्षों की जीवन यात्रा है। तो प्रभु ने तय किया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा, मैं अपने आप को कुछ मानता ही नहीं हूँ। आपको सच मैं सोचूं कि मैं ये करता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा प्लान किया, ये सब झूठ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरी उंगली पकड़ता है, कभी कहता है इधर चलना है, कभी कहता है इधर चलना है, कभी कहता है अब ये काम कर लो, वैसा करता रहता हूँ। अध्यात्म के बिना, ईश्वर के बिना तो किसी चीज की कल्पना कर ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। और जो लोग नहीं मानते वो जीवन को या तो जानना ही नहीं चाहते या जानबूझ के आंख बंद रखना चाहते। क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी से बंधे हुए हैं। हम एक जन्म की बात नहीं करते, हजारों वर्षों के जीवन काल के, लाखों वर्षों का जीवन काल, उस कर्मों से हमारे आने वाला जीवन है, उस समय का जीवन, आने वाला जीवन वो चलता है। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा सुख दुख में परेशान होते हैं, यदि वो समझने लग जाएं कि हमारा जीवन काल हमारे ही कर्मों का फल है, यदि आप कभी कभी खेलते हुए गिर जाते हैं तो क्या दुख होता है, और कोई धक्का दे देता है तो गिर जाते तो क्या दुख होता है। क्योंकि जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो बहुत कम दुख होता है। एक बच्चा ही आपने देखा होगा, जिसको आप थप्पड़ मार दीजिए तो बहुत तेज रोएगा, उससे कम चोट लगी होगी उसको, और वो खुद कूदते हुए गिर जाए, कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है, बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी गलती है। यदि आप अपने कर्मों का फल मान लें तो कभी दुखी नहीं होगा। यानी आपका कहने का मतलब है कि धर्म को अगर हम मानेंगे तो काफी हद तक दुख भी कम हो जाएंगे। क्यों दुख होगा? क्योंकि आप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि दुख क्या है? एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप ये समझिए कि जब किसी से कोई आर्मी मैन होता है, कोई पुलिस वाला होता है, उससे आपने कई बार देखा होगा, पनिशमेंट के तौर पे उसे कहा जाता है कि इस ग्राउंड के आप 20 चक्कर लगा लीजिए, उसके लिए दुख का कारण होता है। लेकिन आप दोबारा फिर उससे पूछिए, जब उसने तैयारी की थी तो क्या किया था? तब वो 20 चक्कर खुशी होकर लगाता था, और जब वो 21वां लगा लेता था तो उस दिन खुश होता था कि मैंने 21 चक्कर लगा लीजिए। तो ये स्टेट ऑफ माइंड ही तो है बिल्कुल, कि कब उसको दुखी होना है, कब उसको खुश होना है। कभी युद्ध में किसी को, आप समझिए, किसी को गोली लगे, युद्ध चल रहा है, और उसका हाथ में गोली लगे, पैर में गोली लगे, और वो जिंदा भर हो केवल, तो जब अपने आप को टटोलता होगा तो कह रहा मैं बच गया, वेरी हैप्पी, वो दुखी नहीं होता होगा। और साधारण आदमी को ऐसे ही गोली लग जाए तो वो इसी में बहुत दुखी है, कह रहे मुझे उसने बताओ गोली मारनी। जस्ट स्टेट ऑफ माइंड है कि आप क्या सोचते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने यही अब डॉक्टरी पेशे का ही एक और क्वेश्चन बस रह गया। आपने जो अभी कहा कि स्टेट ऑफ माइंड की, तो ऐसी कोई घटना अपने जीवन की जो आपको आज तक याद रहेगी, वो किस रेफरेंस में? डॉक्टरी पेशे में कुछ ऐसा हुआ हो कि जो आपको आज तक याद रहता हो, कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी घटना जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो? देखिए, डॉक्टरी पेशे में जो मेरे गुरु थे, मेरे टीचर हैं, डॉक्टर विनीत मेहरोत्रा जी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज। तो हमारे यहाँ एक डेस्टिट्यूट पेशेंट था। डेस्टिट्यूट का मतलब जिसका कोई घर वाला नहीं था, वो आया था। तो वो उसकी ऐसी सेवा करते थे जैसे उनका घर का बच्चा हो। और हम सब लोगों को वो कहते थे, बातें पूछते थे, ये सुबह नहाया नहीं नहाया, इसने ब्रेकफास्ट किया नहीं किया। और उसके लिए उस समय हमारे लिए शायद वो महंगा स्वेटर हुआ करता था, मोंटी कार्लो का स्वेटर लेके आए और उसको उन्होंने अपने घर से उसको पहनाया। तो मेरे जीवन में गरीबों के प्रति भाव यदि किसी ने डेवलप किए हैं तो मुझे लगता है, और शायद मैं विधायक बनाऊं तो डॉक्टर विनीत मेहरोत्रा जी। तो आज भी ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, वो पार्ट ऑफ लाइफ में बन जाता है। जब आपकी हैबिट में आ जाता है तो वो करुणा है, वो प्यार है, वो दया है, वो आप अपने बड़ों से ही सीखते हैं। कभी कभी कोई सीखता है किसी के
सभी तरह के जो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में किसी का, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, क्या व्यवहार है उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं अगर अब राजनीति में आ जाऊं, राजनीति में अगर मैं कहूं जो हमारा थीम ही है, फिर उसी पे ही आ जाता हूं, हम कहाँ जा रहे हैं? हम सब लोग कहते हैं कि ज्यादातर लोगों से आपने सुना होगा पहले बहुत अच्छा था, पहले ऐसा था, लेकिन इसका उल्टा मैं सोचता हूं। पहले किस तरह के लोग विधायक बनते थे, किस तरह के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे, आपने देखा होगा। कितनी गोलियां चलती थी, कितनी किडनैपिंग होती थी, राजनीतिक कितने जो बूथ थे वो लूटे जाते थे। आज और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारत की सरकारों की बात करें, और मोदी जी, योगी जी जैसा युग नहीं होता तो शायद मैं कभी विधायक बनने के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि ये पाप करके लोगों के डरा धमका के राजनीति करना शायद मेरे बस की भी नहीं था कि मैं ऐसा कर पाता। तो आज की डेट में राजनीति तो ठीक दिशा में जा रही है। आपको अच्छा कार्य करना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ मैं आप सब पत्रकारों को भी उसका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप कोई गलत बोल नहीं सकता, बोलेगा तो सुबह मीडिया में होगा। और जब कोई भी व्यक्ति जो डकैत से डकैत भी होता है, वो ये कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा डकैत बने। बिल्कुल। तो समाज हमेशा अच्छे लोगों को पसंद करता है, लेकिन पहले लोग जान नहीं पाते थे, हम जान रहे हैं। अब आप लोगों की वजह से वो ठीक से जानते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत। देखिए मैं आपको बताऊं, अब कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। आपने देखा होगा कि एक तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी अब उनको टिकट दे ही नहीं सकती जिनको वो, क्योंकि इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, जितने भी जिनके ऊपर सजा है। उसमें 2 साल का जो प्रावधान है वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसमें अभी और सख्ती होने की आवश्यकता है? क्योंकि 2 साल का नहीं, आपको बताएं, मुझे तो लगता है कि 2 साल में और रिलैक्सेशन होना चाहिए, क्योंकि आप राजनीतिक लाइफ को कभी देखिए नजदीक से, इतने झूठे मुकदमे लिखवाने का प्रयास करते हैं लोग, इतने झूठे मुकदमे। अब कानून महिलाओं के प्रति बहुत मजबूत है कि महिलाएं कुछ गलत ना हो जाए उनके साथ में, उनके साथ अन्याय ना हो जाए, लेकिन कुछ महिलाएं गलत भी तो है मुट्ठी भर। बिल्कुल, वो किसी के ऊपर भी आरोप लगा देती हैं और उसमें किसी को सजा हो गई। मनुष्य ही तो है, कभी किसी बात पे आदमी को गुस्सा आ गया किसी से, तो जरूरी थोड़ी विधायक कोई गुस्सा आएगा। क्या नॉर्मल व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता है? समाज में नॉर्मल व्यक्ति, और उस गुस्से में किसी ने गाली गलौज कर दी, किसी के साथ में हाथापाई हो गई, तो उनमें कोई सजा हो गई उसको, तो वो उसका करियर ही, उसका सेवा करने का भाव ही, उसका राजनीति करने का भाव ही खत्म हो जाएगा। तो छोटी मोटी गलती करना या हो जाना आवेश में, ये मनुष्य के हमेशा हाथ में नहीं होता। क्या स्थितियां हैं, क्या उस समय परिस्थितियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती। मैं ऐसे ही चिंतन करता था और कई बार मैं लोगों से पूछता था, क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति को मानता हूँ, तो हम जानते हैं कि पाप कैसे होगा, कौन करेगा, लेकिन जन्म के आधार पर भी समझिए, यदि कोई व्यक्ति सपूज माननीय में राहुल गांधी जी की बात करते, राहुल गांधी जी 15 साल तक, 12 साल तक उतनी सिक्योरिटी में रहे होंगे कि वो पाप कर ही नहीं सकते, करेंगे कैसे? और एक रिक्शे वाले का बच्चा, उसको तो झगड़ा भी हो रहा है, लड़ाई भी हो रहा है, क्योंकि उसके चारों तरफ तो सिक्योरिटी नहीं है ना। बिल्कुल। तो अलग अलग जगह की परिस्थितियां होती हैं, क्या कारण थे। उसे गांव का व्यक्ति कभी बेचारा गलत ही फंस गया हो और वो विधायक बनना चाहता है, उसकी झूठी ही शिकायतें हो गई, क्योंकि बहुत ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब लोग, क्योंकि न्याय की दृष्टि से जो कह रहा है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ तो वो तो हो ही रहा है गलत, तो उसके ऊपर सजा तो कोर्ट तो बेचारा एविडेंस के आधार पर ही तो देता है।
और एविडेंस नहीं मिले या किसी ने झूठी गवाही दे दी तो सजा तो हो ही सकती है ना। बिल्कुल। तो यदि गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि गंभीर विषय पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन भी बहुत अच्छा होता है और छोटी छोटी चीज़ों पे जो छोटी छोटी सजाएं होती हैं उसमें ज़्यादातर बहुत गूढ़ तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता। तो 2 साल तो ठीक ही है। अच्छा, अभी जब पाप की चर्चा आपने कहा कि पाप, क्या आपको लगता है कभी, क्योंकि आप भी इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, कुछ पाप होते हैं, ऐसा कोई गलती जो आपको याद हो अपनी, जैसे लगता हो कि हाँ मैंने एक बहुत बड़ी गलती, कोई ऐसी गलती कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिसका अफसोस आपको रहता हो? देखिए, ईश्वर की कृपा से कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं हुई, लेकिन व्यापार की दृष्टि से मैं रोज ही अपने आप से पूछता हूँ, मैंने बहुत साधु संतों से भी पूछा कि व्यापार बहुत ईमानदारी से कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अब मैं आपको जस्ट सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरे पास बिल्कुल बहुत गरीब पेशेंट आ जाता है, उसका हो सकता है मैं ऑपरेशन 5,000 रुपये में कर दूँ, और जो बड़ी कार से उतर रहा है उसी मरीज का ऑपरेशन उसी तरीके का मैं उससे 20,000 रुपये चार्ज करूँ, क्योंकि मिनिमम 20,000 रुपये उसका चार्ज होना चाहिए। लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं दे पा रहा है तो उसको क्या मैं ना करूं? तो या तो मैं उस पैसे वाले के व्यक्ति के साथ में तो झूठी बोल रहा हूं ना, न्याय कर रहा हूं। तो कैसे न्यायपूर्वक काम हो? और कभी कभी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ कम करेंगे ही पैसे। कोई हम उस तरीके से तो है नहीं कि मॉल में कि फिक्स रेट है आप कर देंगे। बिल्कुल। कई व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट करता है, आप सामाजिक प्राणी हैं, वो कहेगा ठीक है साहब आप 2,000 रुपये ले लीजिए, आप 3,000 रुपये ले लीजिए। तो व्यापार को कैसे बिल्कुल फिक्स रेट में, क्योंकि मॉल वगैरह में तो हो सकता है लेकिन चिकित्सा में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी बहुत गरीब आदमी आता है, उसको एक्सीडेंट हो गया, उसको बिल्कुल भी पैसा नहीं, आपको उसका भी इलाज करना है जी। तो आप पूरा यदि हॉस्पिटल चला रहे हैं तो एकदम से बिल्कुल चैरिटी करके भी नहीं चला सकते, तो उसको पैसे भी लेने जो पैसे दे सकता है। तो ये मेरे मन में ग्लानि जरूर रहती है कि किस तरीके से इसको बिल्कुल न्यायपूर्वक बनाया जा सके। क्योंकि या तो धीमे धीमे सरकार ने जब जैसे आयुष्मान बनाया तो एक निश्चित एक बात आई, गरीब लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों पर आयुष्मान है, तो ये परेशानियां धीमे धीमे सरकार के प्रयास से खत्म होती जा रही हैं, मुझे लगता है। क्योंकि गरीब होगा तो उसको सरकार उसका फिक्स है फिर भी। अभी आपने जिक्र किया कई लोगों को फंसाया जाता है, खासतौर पर नेताओं के लिए आपने कहा था, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो लोग सिक्योर्ड होते हैं, जैसे मैंने राहुल गांधी जी का आपको, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं प्रोफेशन से, मेरी जो एंट्री राजनीति में हुई एक डॉक्टर बनने के बाद में जी, और एक डॉक्टर का ठीक प्रोफाइल होता है समाज में, उसको इतना आसान नहीं है कि कोई गलत उस पर आरोप लगे। तो प्रभु की कृपा रही, आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अगर अब आपके 2 साल लगभग कंप्लीट हो गए हैं ना, आपने क्या अभी तक अचीव किया है और क्या अभी अचीव करना आपको लगता है कि अभी मुझे करना है? देखिए, यदि हम अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारा एरिया हमारा बरेली का जो विधानसभा है हमारी, इधर आंवला से शुरू होती है और बरेली के चारों तरफ होती 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 नवाबगंज बॉर्डर तक जाती है। नवाबगंज बॉर्डर तक, तो बरेली के एंट्री वाले ऑलमोस्ट आपको बताएं कि जो 3 एरिया है, हम जो लाल फाटक वाला रोड ले लीजिए, बदायूं रोड ले लीजिए, और उधर से आप फरीदपुर वाला रोड ले लीजिए, और उधर बीसोपुर वाला, ये सब एंट्री बरेली में हमारी तरफ से होती है। तो बीडीए के अधिकारियों से मिलके पूरी बात करके ऐसा प्रयास किया है कि आपने देखा होगा सभी रोड बहुत अच्छी हो गई, ऑलमोस्ट सब 6 लेन्स रोड है, उनका सौंदर्यीकरण ठीक से हो गया। ये बड़ा एरिया को हमारी एंट्री को कवर करता है। बदायूं रोड बहुत सारा कवर हमारा करता है, तो बदायूं रोड अच्छा बना हुआ है, इसका भी 6 लेन बनने जा रहा है। एक रिंग रोड बनने जा रहा है, उसका सब ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है।
जो कि इन्वर्टेड चौराहे से लेके और इधर नहीं, ये दिल्ली रोड पे, अच्छा, झुमका चौराहे पे, इसमें करीब करीब 60% एरिया हमारे विधानसभा का एरिया है। तो ये डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाए। एक चीज थी वो शुरू हो गई है। मैं रामगंगा किनारे बड़े बड़े नेताओं को मैंने वहाँ पे उनके संस्कार होते हुए देखे। तो मैं जाता था, हमेशा से मैं सोचता था कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक शमशान गृह बनना शुरू हो गया। अच्छा, तो वहाँ पे अब जैसे लोग जाते थे बरेली से, और ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं जा पाते थे क्योंकि वहाँ लकड़ी की व्यवस्था नहीं थी, प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं थी, प्रॉपर नहाने की व्यवस्था नहीं। तो मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे ये सब व्यवस्थाएं अच्छे से हो जाएंगी और लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, और सब लोग गंगा किनारे जाना चाहते हैं। लेकिन सुविधाएं शायद उतनी नहीं थी। सुविधाएं इससे बरेली के बहुत सारे लोग, शहर के लोग, गांव के लोग तो बेचारे लकड़ी कंडे वगैरह व्यवस्था कर लेते थे, लेकिन शहर का नहीं जाता, शहर के लोग नहीं करते। तो वो व्यवस्थाएं भी वहाँ पे हो जाएंगी, वो मेरी इच्छा थी, वो अच्छे से हो गया है। मंदिरों के डेवलपमेंट की तो उसके लिए सरकार से, एक भगवतीपुर मंदिर है हमारा, वहाँ करीब 1.25 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। मंदिर का बढ़िया अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। बाकी बहुत सारी सड़कें हैं। उसके बाद हमारे यहाँ मेरी विधानसभा में करीब आप समझ लीजिए करीब 400-500 करोड़ रुपए की फैक्ट्रीज लग रही हैं। एक बड़ा व्यापार डेवलपमेंट की बात करें तो वो सब हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज है, जब विकास की बात होती है तो साथ में एक सबसे बड़ी समस्या आती है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अभी उस पर अंकुश कहें तो अभी पूरी तरीके से नहीं लग पा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार इतना कम हो गया है कि आप उस समय का सोचिए जब सड़क बनती ही नहीं थी, स्कूल बनते ही नहीं थे। अब सब कुछ मॉडर्नाइज होने की वजह से ऐसा संभव नहीं है कि सड़क बने ही ना और उसके पैसे किसी को मिल जाए, क्योंकि हर चीज की जियो टैगिंग होती है कि वहाँ पे उस जगह का फोटो खींचेगा, जब वो सड़क खोदेगा, मिट्टी डालेगा तो फोटो खींचेगा, तो वो सब अपलोड होते हैं। अभी जो करप्शन की बात आप कर सकते हैं वो आपको ऐसा लगता होगा, अभी जो केवल जो ठेकेदारों को फायदा है वो केवल और केवल जो मुझे लगता है कि लेबर कॉस्ट, वो लोग उसमें उससे पैसे बचा लेते हैं या बल्क में मटेरियल खरीद लेते हैं, उससे पैसे बचा लेते हैं। भ्रष्टाचार अभी कई जगहों पे मैं जो देख रहा हूँ कि क्वालिटी, पहली चीज तो जो काम होना है वो क्वालिटी बहुत गिरी हुई है। इवन जब अपने यहाँ का जो कुतुबखाना पुल बना था तो उद्घाटन से पहले ही मंत्री जी ने कहा था कि इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। देखिए, मैं आपको तो बताऊं ना, समय बदल गया है। ये कहना कि क्वालिटी खराब है, इस पे पूर्ण विराम लग गया है। कैसे लग गया है? कोई भी चीज बनती है उसकी सिक्योरिटी मनी जमा होती है, और वो मिनिमम, जैसे एक सड़क बनी, मिनिमम 5 इयर्स मेंटेनेंस उस कंपनी की जिम्मेदारी है। खराब बनाओ तो रोज बनानी पड़ेगी तुमको, उसको सही करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी जमा है वो जब्त हो जाएगी, आपको ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, कभी व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब इतना आसान रह नहीं गया है कहने के लिए। तो देखिए, कई बार राजनीतिक कमेंट्स होते हैं कि ये ठीक नहीं है। कई बार टेक्निकल हम लोगों को जानकारियां नहीं होती कि कहीं भी प्लास्टर में थोड़ा सा क्रैक आ गया तो हम सब लोग मिलके ऐसा कहने लग जाते हैं, ये तो साहब बिल्कुल खराब हो गया, क्रैक आ गया। लेकिन टेक्निकल चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। कई बार आपको बहुत सुंदर पुल दिख रहा होता है और वो गिर जाता है। टेक्निकलिटी एक अलग चीज होती है, और क्योंकि क्या कारण है, लेकिन ये बात बिल्कुल समझ लीजिए, सरकार ने इतने मजबूत कानून बना दिए हैं कि अब भ्रष्टाचार कोई कर नहीं सकता। देखिए, पहले जो समाज में भाव था वो कैसा था कि भगवान देख रहे हैं, है ना। अब लोगों को अध्यात्म के प्रति थोड़ा निश्चित ही कम भाव रह गया है।
लेकिन सरकार ने कैमरे भी इतने लगा दिए कि कैमरा देख रहा है। तो इतना आसान गलत काम करना है नहीं। देखिए, सरकार की नीतियों की बात करूं, जो अभी अगर मैं वैसे कहूं, जैसे हाईवे, अगर मैं कहूं बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो गिनाई जाती है कि सड़क निर्माण में सबसे अधिक कार्य किया है। जी जी। लेकिन वही अगर मैं बात करूं टैक्स की, जो रोड टोल टैक्स लगता है, जैसे मैं यहाँ से दिल्ली तक की अगर बात करूं तो सम अराउंड 250 किलोमीटर में हमें 750 रुपए के आसपास का टैक्स लग जाता है। यानी सब अराउंड देखे तो 2.5 रुपए के आसपास, 2.25 रुपए पर किलोमीटर टैक्स लग रहा है हमारा गाड़ी पे कार से अगर हम जा रहे हैं। 750 रुपए 4 व्हीलर 250 किलोमीटर है। एक व्यक्ति पे कितना पड़ा? यदि उस पे 4 लोग बैठे हुए हैं, अब नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप समझिए, अब हम 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं, और आप पहले भी गए होंगे दिल्ली। इससे ज्यादा का डीजल फूंक देते थे जो टैक्स लग रहा है, इससे ज्यादा का डीजल फूंक देते थे। और समय की भी कीमत होती है। कम से कम 6 से 7 घंटे से पहले कोई दिल्ली पहुंचता ही नहीं था। बिल्कुल। तो अब सस्ता है कि पहले से? हम कभी उस दृष्टि से देखते नहीं। एक ये भी, क्योंकि हर आदमी की पॉकेट पे जो असर पड़ रहा है, केवल पॉकेट देख रहा है, ये नहीं सोच रहा डीजल कितना फूक रहा था, समय कितना लग रहा था, वो उतने समय में कितने पैसे कमाता। अच्छा, अब आता हूँ, अभी जो चुनाव इस समय चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव, अभी जब बरेली में चुनाव हुए थे तो बरेली के, मैं अधिकांश जगहों की अगर बात करूँ, बीजेपी को ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है इस समय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करना ही चाहिए। उसका एक कारण है। देखिए, हमारा जो वोटर है और विपक्ष का वोटर है, मैं किसी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 15 से 20% वोटर ऐसा है जो उनके साथ बिल्कुल फिक्स है। वो बीजेपी को बहुत कम वोट करता है। बीजेपी को तो हम लोग कितने वोटों पे इलेक्शन लड़ते हैं? 80%। वो 100% पे लड़ते हैं। हम लोग 80%, वो 100%। 80% में से हमको 55%, 51%, 52% वोट चाहिए होते हैं, और उनको 100 में से चाहिए होती है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ है, आप संघ से भी जुड़े रहे हैं और अब राजनीति से भी आप जुड़ रहे हैं। कई सारी ऐसी कमियां होती हैं जो, जैसे कहीं पे मैं कहूँ, अगर सपोज करिए विधायक ही काम नहीं कर रहा है या सांसद कार्य नहीं कर रहा है, तो उसकी भी जानकारी क्या संघ के द्वारा जाती है ऊपर या नहीं जाती है, या किस तरीके संघ काम? देखिए, मैं आपको तो संघ का काम राजनीति का कार्य नहीं। संघ का काम राजनीति का कार्य नहीं। संघ मूल स्वरूप में समाज को कैसे आगे ले जाना है, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, समाज में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, किस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो जातियों में ना बटे, वो जाने संस्कार क्या है, वो अध्यात्म को ठीक से जाने, भारतीयता को ठीक से जाने कि जाति है ही नहीं। और मैं भी कहता हूँ, क्योंकि जीवन काल को पुनर्जन्म के बिना समझा नहीं जा सकता। मैं बहुत सारे अपने मित्रों को कहता हूँ, हमारी संस्कृति तो बहुत पहले से कहती है, लेकिन एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट है, बीज ब्रायन, उन्होंने पुनर्जन्म पे कई किताबें लिखी और रिग्रेशन पे उन्होंने ट्रीटमेंट करते हैं कि लोगों को अपनी पुरानी यादें दिलाते हैं, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे मरीजों पर अध्ययन किया। उन्होंने अपने पुनर्जन्म की बातें बताई। अब वो तो कैथोलिक क्रिश्चियन था, तो वो उसने देखा कि हाँ यार, पुनर्जन्म होता है। अब पुनर्जन्म दुनिया को ये साइंटिफिक एविडेंस हो गया, जबकि पूरी दुनिया में भारतीय, हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं मानता पुनर्जन्म। बिल्कुल, भारतीय संस्कृति में बौद्ध, जैन, जो भारत से जन्मे लोग हैं या भारत से संस्कृति हैं, वही केवल पुनर्जन्म को मानते। तो पुनर्जन्म के बिना जीवन को समझा नहीं जा सकता। और पुनर्जन्म को समझेंगे तो फिर जाति कैसे हो सकती है? कोई व्यक्ति कितने साल के लिए जाति का है? यदि कोई ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए ब्राह्मण बन गया, 100 साल के लिए ठाकुर बन गया, 100 साल के लिए वैश्य बन गया,
और हमारे ग्रंथ तो ऐसा कहते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के बीच में कहता हूँ, क्या आपने कल्पना की होगी कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो नारद जी थे, उन्होंने भी शूद्र जन्म लिया? कभी पढ़ा आपने, कभी सुना? यही सच है। तो शूद्र छूत कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा जी जो देव ऋषि हैं, उन्होंने शूद्र जीवन दिया और सीधे शूद्र जीवन से ब्रह्मा जी के पुत्र की तरह पैदा हुए। तो भारतीय संस्कृति को मानने वालों के जीवन में जाति कैसे आएगी? जब जाति है ही नहीं तो एक ही तो हो गए हम सब लोग। बिल्कुल, यही संघ का कार्य, सबको एक रूप में, एक रस में देखना। अब कार्यक्रम का मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, दिल की बात, जो हमारा थीम ही है, ये हम कहाँ जा रहे हैं, बात दिल की। अगर आपसे पूछा जाए अपनी दिल की बात, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो या फिर आपके किसी भी चीज से, जो आप कहना चाहते हैं, दिल की बात अपना सब तक। देखिए, मेरे दिल की बात यही है कि लोगों को अध्यात्म से जरूर जुड़ना चाहिए, और जो कुछ गलत हो, जो भी जिस भी धर्म का है, उसकी भी चर्चा जरूर करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सब लोग गलत की चर्चा नहीं करना चाहते, और यही लोगों को कट्टर बनाता है, क्योंकि वो चर्चा नहीं करते। ऐसा गलत है, जैसे मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, किसी दूसरे धर्म के लोगों से पूछता हूँ जो नहीं मानते। मैंने कि 1 साल का बच्चा है, उसको कैंसर हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? हेवन में जाएगा, हेल में जाएगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा? मेरे अपने दिल की बात ये है कि लोगों को अध्यात्म को ठीक से समझना चाहिए, और ठीक से जो लोग समझेंगे उनमें करुणा होगी, दया होगी, और वो संसार में दूसरों को देने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल गूढ़ मंत्र जो मैं अपने दिल की बात लोगों को बताता हूँ, जब तक आप अपने लिए खुशियां ढूंढते रहेंगे, आप दुखी रहेंगे। अब दूसरों के लिए खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए, आप खुश रहें। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, अब इसी इन बातों पे निकल आया। आप अगर अपने आप को आईने में देखते हैं तो आप अपने आप को क्या देखते हैं अपने आप को? देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैं सब कुछ ईश्वर का हूँ। मैं अपना अस्तित्व ही नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर ने जो बनाया है वैसा हूँ मैं। आप कभी डॉक्टर, इंसान या फिर एक राजनेता, किसी एक जगह पे आपको नजर आता है कि? देखिए, मैं चिकित्सक हूँ, क्योंकि यही मेरा मूल पेशा है। राजनीति में अब कर रहा हूँ। तो मेरा हमेशा से ये रहा है, जीवन में जो भी कार्य करने को मिले उसको पूर्णता से करना चाहिए, सिंसियरिटी से करना चाहिए। यही जीवन का मेरा गोल है। जो जैसा मैंने आपको बताया ना, मुझे लगता है कि ईश्वर मुझे उंगली पकड़ के ले जाता है। जो कार्य करने को मुझे देता है वो मैं ईश्वर को ही समर्पित करते हुए उस भाव से करता हूँ कि ये ईश्वर नाराज ना हो जाए। जो जिम्मेदारी उसने दी है, मुझे उसको पूर्णता से निभाना। चलिए, कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।